अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से जुल्फ़िकार अली। कैमरामैन है मेरे साथ मुबशर यासीन। मई की है आज 11 तारीख और देसी महीने बैसाख की है 28 तारीख। आज का व्लॉग जो है वो दो हम बातें डिस्कस करेंगे। एक तो पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर्स के हवाले से एक अहम खबर है, वो आपको देनी है, क्योंकि 1,35,000 पेंशनर्स जो हैं, ये व्लॉग मैंने दोबारा जब शुरू किया था ये उन्हीं के लिए किया था। एक ये है और एक रेलवे के हवाले से जो पाकिस्तान रेलवेज़ का मेडिकल बोर्ड है, वहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज़ का एक्ट, रेलवे बोर्ड के रेगुलेशंस और रूल्स सवाबदीद की तलवार से किस तरह ज़िबा किए जा रहे हैं, किस तरह सवाबदीद के तहत गरीब मुलाजमीन का कानूनी हक़ छीना जा रहा है, किस तरह से उनको सवाबदीद की पाँव तले रौंदा जा रहा है, ये मैंने आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि ये लंबा ना हो जाए। तो ये दोनों बातें, एक पेंशन और दूसरा जो इशू है वो आज आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक रिलीफ मिला है, जिसके तहत उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया है। तो ये दोनों बातें, तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई का मामला। उसके बाद फिर बैकग्राउंड में जो बहुत अहम चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि असल में ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है इस रिहाई का। आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने गए तो उन्हें रेंजर्स ने वफाकी हुकूमत के हुक्म पे नैब के एक ज़ेरे जो तफ्तीश मुकदमा है अलकादर ट्रस्ट का, अलकादर ट्रस्ट का आपको पता ही है कि ये एक ऐसा केस था जिसके तहत मलक रियाज की एक तनाज़ा था बरतानिया में किसी जगह पे। तो बरतानिया की एक अदालत ने उनको 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना किया है, जो आज के रेट के मुताबिक 60 अरब रुपए बनते हैं। तो 60 अरब रुपए का वो जो केस था वो पाकिस्तान की हुकूमत को दिया गया बरतानिया की जानिब से कि ये आपका लूटा हुआ माल है तो ये आप ले लें। लेकिन वफाकी काबीना जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो शहजाद अकबर ने एक बंद लिफाफा, आपको याद होगा, जिसका बड़ा अपोजिशन ने PDM की जो इस वक्त जमातें हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया था उस वक्त कि ये जो मंजूरी है ये ली गई है बंद लिफाफे में, और फैसल वाडा ने इस बात का इंकशाफ किया था। ये बात उन्होंने बार मंजरेआम पे लाई थी। तो उसके तहत ये हुआ कि वो जो रकम थी 60 अरब रुपए की, उसके तहत वो रकम अल कादर ट्रस्ट को जो है वो इस तरह से दी गई कि मलक रियाज से जेलम में, सुहावा में और एक और जगह पे जो ज़मीन थी वो 500-600 एकड़, शायद जब मैं गलत फिक्र शायद ना हो तो अंदाज़ा है मेरा, कि वो ज़मीन जो है अलकादर ट्रस्ट के नाम पे चली गई। और अलकादर ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं वो इमरान खान है और बेगम बुशरा साहबा है, और जो वकील थे उस वक्त शायद बाबर अवान साहब, वो भी उसके ट्रस्टीज़ में शामिल हैं। तो इस तरह इस ट्रस्ट को दी गई पैसे। वो अपोजिशन वालों को उस वक्त ये कहना था कि पैसा ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने का है और अलकादर ट्रस्ट के ज़िमन में मलक रियाज ने जो ज़मीनें इनको दी थी ये उसमें एडजस्ट हुआ था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया गया था, जिसके तहत मलक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट से ये वादा किया हुआ है कि वो 460 अरब रुपए किस्तों में अदा करेंगे, जो कराची की एक प्रॉपर्टी का एक केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो पैसे जमा होते हैं, तो मलक रियाज के वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में उनके बकाया जात की मद में जमा हो गए, बजाय के कौमी ख़जाने में आते। और मलक रियाज ने उसके बदले में अलकादर ट्रस्ट को ये 500-400 एकड़ जितनी भी है वो ज़मीन दे दी, और उनके ट्रस्टी इमरान खान और बेगम बुशरा साहब। तो ये केस चल रहा था जिसमें नैब ने उन्हें 1 मई को अरेस्ट वारंट जो इशू किए थे उनको अरेस्ट कर लिया 2 दिन पहले। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि उनको रिहा कर दिया जाए। रिहा करने के साथ उन्होंने कहा कि ये रिहा होकर, रिहाई का मतलब होता है कि वो जहाँ मर्जी जा सकते, फ्री हो गए, जहाँ मर्जी जा सकते, लेकिन ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनको आप सिविल लाइन्स पुलिस लाइन्स में रखें रावलपिंडी में, और वहीं पे उनको ये कहा इमरान खान जो है वो मामले को ठंडा करें और नेगोशिएशन करें, उनको पसंद है नहीं पसंद है तो अपने मुखालिफ सियासतदानों से भी वो मीटिंग्स करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, पता नहीं ये तो कानूनदान जानते हैं कि ये अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के मशवरे आते हैं नहीं आते हैं, ये बात की बात। अब मैं आपको असल मुद्दे की तरफ ले जाता हूँ। असल मुद्दा ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही रिएक्शन मुल्क भर में शुरू हो गया। पेशावर में बेशुमार रिएक्शन हुआ, यहाँ लाहौर में हमने देखा बहुत सारी जो है वो जो कैद मोहम्मद जना की रेजिडेंसी, जो आजकल कोर कमांडर लाहौर की रेजिडेंस कहलाती है, वहाँ पे मॉब गया और मॉब ने अंदर घुस के, फुटेज भी आपने देखी होंगी, कहेंगे तो मैं एक आध क्लिप लगा भी देता हूँ, अंदर घुस के उस सारे जो हाउस था वो बर्बाद कर दिया।
उन्होंने पूछा कि जनाब सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर बीच में सिक्योरिटी किधर है, सिक्योरिटी किधर गई। कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी तो बड़ी सख्त होती है, वहाँ तो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। तो एक फुटेज वहाँ पे आई है कि जो ऊपर से जो है वो गालियाँ दे रहे हैं नीचे जो हमारे पाक फ़ौज के जवान खड़े हैं उनको, कि तुमने गोली चलाई है, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये वो। फिर उसके बाद वो गेट क्रैश होता है, टूटता है और फिर लोग अंदर जाते हैं और मलबा जो है ना वो बलवा करते हैं और तबाही कर देते हैं सारी चीज़ की। इस तरह CSD का स्टोर था वहाँ पे, उसको आग लगाई। एक अस्करी प्लाजा था, यानी फ़ौज की के नाम से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उनको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। वहाँ यास्मीन राशिद साहिबा का भी है जो पर्चा दर्ज हुआ है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। मियाँ असलम इकबाल जो साबिक़ वज़ीर हैं वो हैं, मियाँ महमूद रशीद का नाम है, और इमरान खान साहब का भी उस दहशतगर्दी एक्ट के तहत 22 दफ़ात लगी हुई हैं, उसमें पर्चे में नाम है। अच्छा, अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा किया, दूसरी तरफ ये मुकदमा कल रात दर्ज हुआ। राना इशफाक हैं DSP सरवर रोड थाना लाहौर कैंट का, उनकी मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। इमरान खान मुल्ज़म है उस मुकदमे की, दहशतगर्दी की क्लासेस लगी हुई हैं। कल रात मैं जब दफ्तर से निकला तो निकलने के लिए मैं कैंट से होकर गुजरना पड़ता है साफ़ी कॉलोनी जाने के लिए, तो मैंने देखा कि तकरीबन कैंट में एंट्री के तमाम रास्ते बंद थे और फोर्ट्रेस स्टेडियम जो रात को 8:30-9 बजे बड़ी गहमा गहमी होती है, तो बेशुमार वहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी होती है गेट में एंट्री पे, तो वहाँ पे एक हुक आलम था। जैसे आप समझिए ब्लैकआउट होती ना, आप जंग का माहौल देखा होगा, जब जंग में तमाम लाइटें गुल कर दी जाती, अंधेरा, घूप अंधेरा, स्ट्रीट लाइट तो दूर की बात है, कोई दिया जलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा था। और वहाँ से वो रास्ता बंद होने की वजह से CMH की तरफ से मैं वापस आया। आगे मैं कैंट के तमाम रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खुला था। फिर मुझे बड़ा लंबा चक्कर काट के तो जोड़े पुल की तरफ से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला एयरपोर्ट की जानिब से। तो कैंट का तमाम एरिया डार्क। कोर कमांडर साहब के घर से पहले जो चौक है राहत बेकरी वाला, वहाँ पेट्रोल पंप बंद, CSD स्टोर जो है वो बंद, चौक के तमाम इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें बंद। राहत बेकरी थोड़ी सी खुली हुई नज़र आई, लेकिन तमाम इलाका डार्क, ब्लैक आउट। तो ये सिचुएशन थी वहाँ पे। ये तो मैं आपको लाहौर की मार दूँ। आप पेशावर के आपने क्लिप्स देखे होंगे वीडियोस के जो सोशल मीडिया पे आए हैं, वहाँ पे भी हालात आपने चेक किए हैं कि वहाँ पे किला बालासार में जो कोर कमांडर का दफ्तर है वहाँ पे और दीगर जो तनसीबात हैं वहाँ पे बहुत सारा तबाही बर्बादी की गई, यानी फ़ौज से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें। अब मैं आपको बताऊँ, ये लाहौर कोर का जो कमांडर है ना, ये पाकिस्तानी फ़ौज की जो 4 कोर है इसका बहुत नाम है। ये 1965 की जंग के बाद, सितंबर की वार के बाद बनी थी और 1 जनवरी 1966 में इसमें जो पहले कोर कमांडर आए थे वो जनरल तीको रहमान आए थे और उसके बाद जनरल टिक्का खान इसके कमांडर है और बाद में जनरल खालिद मकबूल जो पंजाब के गवर्नर है वो भी इस लाहौर कोर के कमांडर है। जनरल अजीज़ जिन्होंने टेक ओवर किया था वो भी लाहौर कोर के कमांडर है। जनरल ज़दार अजीम भी इसके कमांडर है। आजकल सलमान गनी इसके कमांडर है। तो उस जिस जगह पे वो एंटर लोग हुए, अब यकीन कीजिए 50,000 की कोर है, ये 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल होती है। उसके एक सिपाही के ना, इस कोर के सिपाही के घर की दीवार को हाथ लगाना जो है ना, वो मैं समझता बड़ी भाजी का काम अगर वो कर जाए तो, लेकिन उसके कमांडर के घर के अंदर जाके उसकी तमाम चीज़ें तहस नहस कर देना। और एक उल्लू के पट्टे ने, हरामजादे ने, कोर कमांडर की वर्दी को, उसको पता नहीं कि क्या होती है, पहन के वहाँ पे सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहा है कि हमने ले ली है। एक आदमी वहाँ पे मोर चोरी करके, बच्चा जो नादान, वो कह रहा है कि ये हमारे पैसे से लूटा हुआ माल। इन हरामजादों को ये शर्म नहीं आई कि ये किस जगह पे। और अब मैं सलूट क्यों ना करूँ पाकिस्तान के इस कोर के कमांडर को कि कितना सब्र, कितना तहम्मुल, कितनी बुर्दबारी और पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत का मुजाहरा किया गया। वरना क्या मुश्किल है उनके लिए, ये इनकी नस्लें याद करें अगर वो इंतकाम पे उतर आए तो। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज ने बहुत मोहब्बत की है इनसे। ये एक ऐसा जेस्चर है कि जिसका जवाब इमरान खान आज रिहा हुए हैं, उन्होंने पुलिस लाइन में बैठना है और हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो अगर उनको पसंद नहीं भी है तो वो निगोसिएशंस करें। अब मैं इस बात में बाद में आऊँगा। मसला ये है कि पाक फ़ौज तलब की गई है वफाकी काबीना के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और इस्लामाबाद में। तो ये फ़ौज कैसे तलब की जाती है? ये फ़ौज तलब की गई है आइन की दफ़ा आर्टिकल 245 के तहत। आर्टिकल 245 में एक अमेंडमेंट की गई 2015 में, जब वज़ीर कानून थे
परवेज़ रशीद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 245 के तहत जो इख्तियारात हैं, उसके तहत अगर कोई बलवा करता है, कोई पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पर हमला करता है, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुँचाता है, दहशत गर्दी करता है, बुलेट प्रूफ वो जो खुद कुछ जैकेट बनाता है, पेट्रोल बम फेंकता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 245 लागू होगा। तो आर्टिकल 245 है क्या, कौन सी हुकूमत है? 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, तो 1990 में हालात आपको याद होगा काफ़ी ख़राब थे। 89 दो वजह से फ़ौज कह रही थी कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को कि हमें 245 आर्टिकल के तहत इख्तियारात दो सिंध के लिए, ताकि हम सिंध में अमन कायम करें, क्योंकि वहाँ पर अगवा बराए तावान हो रहे थे और आर्टिकल 245 में रैंसम का लिखा हुआ। तो बेनज़ीर ने इख्तियारात नहीं दिए। दूसरा मुतालबा उनसे ये था कि इराक़ में पाकिस्तानी फ़ौज भेजो, उन्होंने वो भी नहीं भेजी। तो जब उनकी हुकूमत को इन दो वजूहत की बिना पर, ये बहुत कम लोगों को उस वक्त गुजरा जो कैबिनेट के मेंबर उनको पता है, बेनज़ीर भुट्टो साहब तो खैर फेस कर दी, लेकिन जो आर्म फोर्सेस के उस वक्त के लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने इस मामले पे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उनकी हुकूमत को चलता किया। और आज आर्टिकल 245 इमरान खान साहब के इन बेवकूफ़ों की वजह से पाक फ़ौज को मिल गया। अब आर्टिकल 245 अपनी असल हालत में बहाल हो चुका है। असल हालत में ये है कि जिस जगह पे जिस सूबे में लगेगा, उस सूबे में जो हाई कोर्ट्स होंगी, जो उनको आइन की दफ़ा 199 के तहत आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात हैं, वो इख्तियार ये होता है 199 का कि वो किसी भी जगह से किसी भी बंदे की अपील करने पे केस सुन सकती हैं कि उसकी इंसानी हकूक़ की या उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो वो उसको कैद किया गया, यानी उसको कस्टडी में रखा गया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, तो हाई कोर्ट उसको रिहाई का हुक्म दे सकती थी। लेकिन अब वो मुअत्तल 199 मुअत्तल है, आर्टिकल 245 लगा हुआ। तो ये बेवकूफ़ों ने जिस तरह से ये हरकतें की हैं KP में, पंजाब में और इस्लामाबाद में, आर्टिकल 245 के तहत ये इख्तियारात अब मुंजमद हैं। हाई कोर्ट किसी जगह पे उनको बुला नहीं सकती। और अब ये दहशत गर्दी का मुकदमा आर्टिकल 245 के तहत इमरान खान पे भी दर्ज है, यास्मीन राशिद पे भी दर्ज है, मियां असलम इकबाल पे भी दर्ज है, महमूद रशीद पे भी दर्ज है, और बेशुमार 1500 लोगों पे दर्ज। तो ये जिसको चाहेंगे इमरान खान साहब के बेवकूफ़ों ने, उनकी जो तहरीक थी, मैं अब इनका मुखालिफ हूँ ना उनका हमायती हूँ, एक जर्नलिस्ट को आज़ाद राय देनी चाहिए। आपको पसंद आए ना पसंद आए, ये मेरी एक राय है। अगर ये ना करते, दुनिया भर में कभी इनकलाब इस तरह से वायलेंट होकर हुए नहीं, अनारकी फैलती है, उस वक्त स्टेट्स को ऐसी तहरीकों को कुचलने का, ज़्यादा शिद्दत से कुचलने का मौका मिलता है। वो इसके तहत जिनको 1500 का नाम लिखा हुआ है नामालूम बीच में, अब जिसको चाहेंगे धर लेंगे। ला लग गया ना, 245 का इख्तियार मिल गया, उनको बहाना मिल गया। अब आप क्या इसको कहेंगे? इमरान खान साहब की तहरीक दफन हो गई। ये तहरीक पाकिस्तान में पहले भी, जब बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान में आई थी, तो लोग ये चाहते थे कि बेनज़ीर आई है, इनकलाब लाई है। इनकलाब पाकिस्तान के शहर लाहौर में, इसी शहर में लोगों ने, BBC ने उस वक्त रिपोर्ट किया कि 10 लाख लोग सड़कों पे थे बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के। एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक लोग ही लोग थे, पैदल भाग रहे थे उसकी जीप के साथ। तो उसने ये काम नहीं किया कि लोगों को, अगर वो कहती वायलेंट हो जाओ और जाओ इस्लामाबाद की तरफ, तो कब्ज़ा बहुत मुश्किल नहीं था। 10 लाख लोग थे। ये तो अगर पाकिस्तान लाहौर की सिचुएशन अगर पिछले 2 दिन की देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि 5000 से ऊपर लोग के पूरे शहर में कहीं से निकले, तो कुछ नहीं थे। बेनज़ीर ने ये काम नहीं किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर बाद में कोर्ट्स ने कहा कि हमने गलत उनको फांसी दी, उस वक्त भी कोर्ट के ख़िलाफ़ लोग उठ सकते थे। भुट्टो की फॉलोइंग बहुत थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कत्ल का बदला 1988 में बेनज़ीर भुट्टो को जिता के लोगों ने लिया। कितने साल के बाद उसकी कब्र ने वोट दिए, अब भी देती है सिंध में। तो ये नहीं जाता, क्यों कि वायलेंट नहीं हुए। एक सियासी तहरीक को सियासी अंदाज में लिया दुनिया में। अब इमरान खान साहब की तहरीक को ज़्यादा शिद्दत से कुचला जाएगा, वो मौका ज़ाया हो गया जिसमें लोग आगे बढ़ते। और ये बात सही थी, इमरान खान अगर चाहते, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे डर्टी हैरी ने निकाल दिया, मुझे बाजवा ने निकाल दिया, मेरे खिलाफ साजिश हुई, अमेरिका ने कर दी। फिर उन्होंने कहा अमेरिका ने नहीं की। खैर ये मैं बातें नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आपने क्या कोई प्रोग्राम दिया कि अगर आपको दोबारा हुकूमत में, आप 3.25 साल पहले भी रह गए, आप हुकूमत में आ गए,
तो क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या लोगों को जिस फ़ौज की आप मुखालफत कर रहे हैं उससे निजात मिलेगी? जमहूरियत को मुकम्मल तौर पे आप नाफिज कर लेंगे? और क्या लोगों को ये जो 40% फूड इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है उससे निजात मिलेगी? असल में ये इमरान खान की पॉपुलरिटी मुझे लगती नहीं है, ये मुखालफत है PDM की हुकूमत की पॉलिसियों की। 40% फूड इन्फ्लेशन के ऊपर लोग बाहर नहीं निकलेंगे, क्या करेंगे? लोगों को कुछ समझ नहीं आती है। और इमरान खान साहब सबक आपने ये दिया कि ये सारा काम इस वजह से ख़राब हुआ है कि मुझे फ़ौज ने निकाला है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ वो सेंटीमेंट लोगों के बन के बाहर आ गए। अगर आपने ये कहा होता कि पाक फ़ौज के बिजनेस बंद करने चाहिए, पाक फ़ौज को परफेक्ट फ़ौज बनाना चाहिए, पाक फ़ौज के अंदर जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहिए, पाक फ़ौज को ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहिए, पाक फ़ौज की बजाय आप कहते हैं कि जगीरदारों को जगीरें ज़ब्त करनी चाहिए। आप कहते हैं कि इनकी जो नजायज़ मिलें हैं जिनके अंदर महंगाई की पलती है, फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, मज़दूरों का इस्तेसाल होता है, तो आप कहते हैं कि हमने इसको भी बदल देना है। तो लोग फिर ये भी कह रहे होते कि ये करो। लोग मोर उठा के कोर कमांडर के घर से ना भाग रहे होते, लोग वहाँ से चीज़ें उठा के ना भाग रहे होते, लोग CSD से फ्रिजें खोल के दूध के पैकेट लेके ना भाग रहे होते। खान साहब, लोग इनकलाब, हकीकी इनकलाब की बात कर रहे होते। तो आपकी इस डायरेक्शनलेस, सिर्फ इस वजह से तहरीक को मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रोग्राम के बगैर, किसी एजेंडे के बगैर, लोगों के किसी फलाह बहबूद के बगैर, किसी सियासी मंशूर के बगैर इस तहरीक को अब बड़े ज़ोर से कुचला जाएगा। और अब दूसरी बात मुझे ये लग रही है, मेरा पता नहीं, मैं भी यही रहूँ कि आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा। अगर आपने रिहाई के बाद भी जो आपने स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर दिए वो तो ये दी है कि कोई वायलेंट ना हो, कोई हम पुरअमन रहेंगे, हमने तो कोई तशद्दुद का नहीं कहा था। अगर आपने अब बाहर निकल के लोगों को उनसे लातल्लुकी का ऐलान कर दिया कि जो कोर कमांडर के घर में घुस के जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने पेशावर में और मर्दान में और कोहाट में आग लगाई, जिन्होंने इस्लामाबाद में पुलिस वैन्स को जलाया, अगर आपने कहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। और अगर आपने डर्टी हैरी की गर्दान जो आप पिछले कई दिन से कर रहे थे बंद की, तो ये भी पता लग जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। और अगर आपने सारा कुछ छोड़ छाड़ के यूटर्न ले लिया तो फिर तो पता ही लग जाएगा ना कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो मेरी ये ज़ाती राय है, इसमें किसी को पसंद है ना होता है, लेकिन मेरी बतौर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ये मेरी है। दूसरा, पेंशन के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपसे बात करूँगा। आपकी जो लास्ट क्वार्टर की पेंशन थी वो तो हो गई ख़त्म, यानी ये जो अगली पेंशन आपको मिलना थी वो मिल चुकी, इससे पहले मिल गई है। तो अब आपको पेंशन मिलनी जून की। जून के लिए आपका जो 5 अरब 25 करोड़ रुपया है वो तय है, वो आपको मिलेगा। ये बात वज़ारत ख़जाना से मुझे पता लगी है कि वो पैसे आपको बर वक्त मिल जाएंगे। जैसे ही ये जून की 2, 3, 4, 5 तारीख को ये पैसे मिलेंगे। और फिर सोचने की बात आपके लिए ये है कि फिर अगले साल क्या होगा। ये तो हो गया। अगले साल के लिए पाकिस्तान रेलवे ने आपकी पेंशन पेमेंट्स के लिए 61, यानी इस साल थे 45 अरब रुपये बजट में कौमी असम्बली ने और सेनेट ने पास किए थे। अब इस साल मुतालबा ये किया गया है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कि इसको बढ़ा के 61 अरब रुपये किया जाए, यानी उन्होंने 16 अरब रुपये ज़्यादा मांगे हैं। लेकिन वज़ारत ख़जाना से जो मेरी इत्तला है वो ये है कि पेंशन में चूँकि इजाफा भी होना है, बाकी चीज़ें भी होनी है, तो 10 से 12 अरब रुपये आपको प्लस मिलेंगे। मज़ीद लोग भी रिटायरमेंट हो रही है, उनकी भी है। लेकिन ये जो आपकी वो लोग जो पहले रिटायर हुए हैं, जिनके बकाया जात अभी तक पेमेंट नहीं हुई, वो बेचारे रुल रहे हैं। इसके लिए आपको जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ को ट्रेनें चलानी पड़ेंगी, अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाए बगैर पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना के हुकाम ये कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे को आगे चलना जो है वो मुश्किल है, चलाना मुश्किल है। ये अब आपके ऊपर है। जो रेलवे के इस वक्त 65,000 मुलाजमीन हैं, अफसर हैं, वो आगे बढ़ें, रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ाएं, चोरी चकारी रोकें। और जो मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान रेलवेज़ के मेडिकल बोर्ड के बारे में कि वहाँ पे जो किस तरह से कानून का कत्ल हो रहा है। ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब एक ख़ुद बड़े से पॉलिटिशियन हैं, ज़िम्मेदार आदमी हैं, वो एक्ट की और कानून की पासदारी जानते हैं। तो ये कानून की पामाली नहीं होनी चाहिए। किसी बंदे की स्वाबदीदी इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वो कानून को पीछे रख के अपनी ज़ात की बात को, अपने हुक्म को फ़ाइनल समझे। आपका बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में दोबारा हाज़िर होंगे मज़ीद तफ़सीलात के साथ।